हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने सिक्स क्लास के जो इतिहास की बुक है वो शुरू की हुई है। इतिहास की सीरीज हमारी चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हमारा जो पांचवा चैप्टर है वो हमने शुरू किया हुआ है। और पांचवें चैप्टर के अंतर्गत हम अपना जो टॉपिक है वो करने जा रहे हैं कृषि में परिवर्तन, यानी कृषि के अंदर कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिले महाजनपद काल के दौरान, जनपद काल के दौरान। तो उनके अंदर हमारा अभी ये डिस्कशन आगे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम एनसीईआरटी की बुक्स का प्रत्येक चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं इनमें से निकल करके आ रही हैं, जो कि हमारे विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी मददगार होते हैं। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम पैटर्न सेट किए जाते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस लगभग सभी एनसीईआरटी बुक से ही उठाए जाते हैं। इसलिए हम जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनकी जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है। ज्योग्राफी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अब इतिहास को हम अपलोड कर रहे हैं। इतिहास के जो हमारी चर्चाएं हैं वो चल रही हैं, इतिहास का जो डिस्कशन है वो हो रहा है। और इस कड़ी में हम इतिहास का छठी कक्षा का इतिहास की बुक से जो पांचवा चैप्टर है वो हमारा चल रहा है। और इसमें आज हम जानेंगे कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो देखिए, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़ी परिवर्तन देखने को मिले। कौन कौन से परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिले? एक तो जो हल होता था, हल के फाल पहले जो लकड़ी के हुआ करते थे अब वो लोहे के बनने लग गए। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही देखने को था कि जो हल होते थे, हलों के जो फाल होते थे वो फाल अब लोहे के बनने लग गए। यानी कि ये उत्तर वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लग गया था। अब कठोर जो जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, आसानी से उसको तोड़ा जा सकता था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इस कृषि के अंदर जो देखने को मिला, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो परिवर्तन था ये था कि हल का जो जो पहले लकड़ी के होते थे, जो केवल और केवल जो रेतीली भूमि होती थी उसी को जोत पाते थे, अब लोहे के फाल वाले हलों से कठोर भूमि को भी जोतना आसान हो गया था। इससे पहले इससे फसलों की जो उपज थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि जो पृथ्वी थी, पृथ्वी को गहराई तक सॉफ्ट किया जा सकता था, नरम किया जा सकता था। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, यानी कि इसके बाद इस काल के दौरान रोपण कृषि शुरू हो गई थी। धान की रोपण जो कृषि है, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार किए जाने लग गई थी और उसको फिर रोपण प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी। यानी रोपण कृषि जो है वो जनपद काल के दौरान जो है वो शुरू हो गई थी। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, यानी क्योंकि पहले जब बीजों को छिड़का जाता था, जैसे जंगलों को साफ करके उसमें आग लगा करके जब बीजों को छिड़का जाता था तो बहुत से बीज जो हैं वो अंकुरित होते थे, बहुत से नहीं हो पाते थे, बहुत कम बीज जो अंकुरित हो पाते थे। लेकिन इसमें जब पहले पौध तैयार की जाती है तो उन पौधों को हम खेत में लगाते हैं, किसके कृषि के अंदर, धान की कृषि के अंदर। तो इससे अधिक पौधे जो हैं वो जीवित रह सकते जाते हैं और इससे अधिक जीवित पौधे रहेंगे तो पैदावार अधिक होने की संभावना बनी रहती। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था भाई, इसमें मतलब परिश्रम बहुत ज़्यादा लगता था। ये काम ज़्यादातर दास या दासियों के द्वारा या भूमिहीन जो खेती और मजदूर होते थे उन मजदूरों के द्वारा, जिनको कमकार कहा जाता था। इन लोगों को, जो भूमिहीन मजदूर थे, इनको क्या कहा जाता था? कमकार कहा जाता था। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि ऑप्शन में दे दिया जाता है कि कमकार किसे कहते थे। तो कमकार किसको बोलते थे? जो भूमिहीन खेती और मजदूर थे, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी, जो दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे, उनको भूमिहीन जो मजदूर कहते थे, उन्हीं को कमकार कहा जाता था। तो आगे देखिए, क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते रहे होंगे? तो राजा इसलिए प्रोत्साहन देते थे क्योंकि उन्होंने जो फसल था, फसल उत्पादन का 1/6 भाग टैक्स के रूप में लेना था। तो जितनी ज़्यादा उपज होगी उतना ज़्यादा हिस्सा जो है वो राजा के हिस्से में आएगा, राजा के बाटे में आएगा, बटाई में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण की प्रक्रिया भी राजाओं ने शुरू की थी। सूक्ष्म निरीक्षण की प्रक्रियाएं किस प्रकार से शुरू होती हैं ये देखिए। यहाँ पर सूक्ष्म निरीक्षण, ये मगध,
मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ था। देखिए मानचित्र 4 में मगध को ढूंढिए। मगध कहाँ है अपना, ये इधर जो बंगाल बिहार वाला जो एरिया है, इधर ही आपका मगध होता था। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर के उभरा, और बाद में जब महाजनपद काल आता है तो महाजनपद काल के दौरान भी मगध सबसे शक्तिशाली बना। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर के बहती थी। यानी ये कहाँ पर रहता है, आधुनिक जो मध्य प्रदेश, आधुनिक जो उत्तर प्रदेश है और बंगाल और बिहार वाला जो एरिया है, इस क्षेत्र के बीच वाला जो एरिया है ये मगध कहलाता था। तो यहाँ से जो गंगा है और दक्षिण की तरफ से जो सोन नदी आती है, ऊपर से घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदियाँ आती हैं। तो इन नदियों से जो है ये जल क्षेत्र जो सिंचित होता था, यातायात सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध थी, जल का वितरण आसानी से हो जाता था, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये सभी बातें सबसे महत्वपूर्ण होती थी कि नदियों का जल प्रवाहित होना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी मगध के उत्थान की। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा पड़ा था। अब देखिए जो हिस्सा जंगलों से भरा पड़ा था, इन जंगलों के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में हाथी रहते थे, और हाथियों का मगध के सेना के अंदर बड़ा महत्व था। मगध के शक्तिशाली बनने में हाथियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जंगलों से हाथियों को पकड़ करके उनको प्रशिक्षित किया जाता और उनको फिर सेना में काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ भी एकत्रित की जाती थी, वहाँ से लकड़ियाँ भी लोगों के द्वारा बेनी जाती थी, लाई जाती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी बहुत ज़्यादा थी। यानी मगध के उत्थान की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, मगध का उत्थान क्यों हुआ, उसमें देखिए जंगलों की अधिकता, जंगलों में हाथियों की अधिकता जिनको कि सेना में प्रशिक्षित करके इस्तेमाल किया गया, वहीं पर लौह क्षेत्रों की अधिकता, जिनसे जो लौह अयस्क की खदानें थी, जिनसे कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के हथियार बनाए गए। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये लोहा जो है काफ़ी उपयोगी साबित हुआ मगध के लिए। देखिए उसी दौरान मगध के दो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक हुए। मगध में किस वंश का शासन हुआ था, मौर्य वंश का। ये इसके जो शासक थे वो शक्तिशाली हुए। इससे पहले मगध के अंदर हर्यक वंश आया था। मगध में दो सबसे शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु। अजातशत्रु का नाम जो है अजातशत्रु है। उन्होंने जनपदों को जीतने के लिए हर संभव अपने प्रयास किए, हर संभव। देखिए यहाँ पर कौन था, महापद्मनंद नाम का जो है नंद वंश का एक शासक था, जिसने कि क्या नंद वंश की स्थापना की थी, महापद्मनंद ने। एक और महत्वपूर्ण शासक हुआ जिन्होंने मौर्यों को हरा करके अभी इस वंश की स्थापना की थी। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। उत्तर पश्चिम भाग यानी आज का अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगान जो तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, काबुल, कंधार, यहाँ तक का इनका जो है क्षेत्र फैला हुआ था। बिहार में राजगृह, जो आधुनिक राजगीर कहलाती है, ये उनकी राजधानी हुआ करती थी। काफ़ी वर्षों तक ये मगध की राजधानी बनी रही। तो क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि उस मगध जनपद काल के दौरान मगध की राजधानी क्या थी। मगध की राजधानी जनपद काल के दौरान जो है राजगृह कहलाती थी। उसके बाद जब महाजनपद काल आया तो ये राजगीर कहलाई, और उसके बाद जो है ये पाटलिपुत्र कहलाई, जब मगध का जो है काफ़ी उत्थान हो गया था। बाद में जो राजगीर है यही पाटलिपुत्र बनी, आज जहाँ पर पटना है, इसको राजधानी बना लिया गया था बाद में लोगों के द्वारा, शासकों के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए 2300 साल पहले क्या था, देखिए यहाँ पर मैसिडोनिया का एक राजा था सिकंदर महान, जो विश्व विजेता बनने के लिए अपने शहर पर निकल पड़ा था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी तक पहुंच गया था। वह व्यास नदी तक के किनारे तक पहुंचने के बाद जो सिकंदर था, सिकंदर की सेना ने हथियार डाल दिए थे। क्यों डाल दिए थे? क्योंकि भारत पर उस समय महापद्मनंद का जो घनानंद था उसका शासन चल रहा था। इधर जो कि एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते थे, इधर इन्होंने अपनी कूच करने से सेना ने मना कर दिया था। देखिए जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार किया था। क्यों किया था इनकार? एक तो सेना जो है युद्धों से काफ़ी तंग आ चुकी थी, दूसरा वे भारतीय राजाओं से काफ़ी घबराए हुए थे। उस समय यहाँ पर क्योंकि भारतीय शासकों के पास क्या थे, पैदल सैनिक थे, रथ थे और हाथियों की विशाल सेना थी। और हाथियों की विशाल सेना के सामने
ये सैनिक जो पैदल सैनिक थे इनका कोई चारा नहीं चल सकता था, इसलिए सैनिकों ने मना किया और सैनिक वहाँ से वापस लौट गए। और यहीं से वापस जाते समय सिकंदर की जो है मृत्यु हो जाती है काबुल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए वज्जी। अब ये वज्जी के बारे में अभी हमने किसके बारे में डिस्कस किया? अभी हमने डिस्कस किया था मगध के बारे में। अब हमारा डिस्कशन रहेगा वज्जी संघ के बारे में। वज्जी क्या है? वज्जी एक शक्तिशाली संघ था। ये देखिए, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही कौन क्या था? वज्जी। आज का जो नेपाल राज्य है, नेपाल के ऊपर जो बिहार और नेपाल के बीच में वज्जी रहा, और वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वज्जी जो जनपद था उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, जो कि बिहार के अंदर पड़ता है। वैशाली के अंदर किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। यहाँ पर शासन व्यवस्था क्या थी? संघ, गण, ये व्यवस्था थी। यहाँ पे राजतंत्र नहीं था। गण या संघ के में कई शासक होते थे, यानी अलग अलग समुदाय के अलग अलग शासक होते थे। इसको गण कहा जाता था। कभी कभी ये लोग क्या करते थे? कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, यानी सभी जो गण के संघ के जो शासक थे वो इकट्ठे होकर के एक साथ भी शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यानी हर क्षेत्र का जो कबीले का जो नेता होता था, लीडर होता था, वो क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न किया करते थे, यानी सभी मिलकर के अनुष्ठान किया करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत भी किया करते थे, वाद विवाद के जरिए अपने ये तय करते थे कि क्या करना चाहिए और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं किया करते थे। ये देखिए उस समय की चर्चाएं, उस समय किस प्रकार से लोग आपस में मिल करके रहते थे। यानी अलग अलग राजा होने पर भी राजा आपस में बातचीत करते थे कि विदेशी आक्रमणकारी से किस प्रकार से हमें निपटना है। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यानी जो राजाओं के अधीन या जो स्वतंत्र नहीं थे वो लोग इन सभाओं के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते थे। जैसा कि अब हमने ऊपर बताया था कि वज्जी संघ के अंदर किसका? महात्मा बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध तथा जिनको महावीर कहते हैं, जिनके बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हमने गण शब्द का अर्थ क्या है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। गण का मतलब ही समूह होता है। गण का मतलब ही समूह होता है, जिससे कि क्योंकि इसमें बहुत से सदस्य होते हैं, उससे सभी को मिलाकर के क्या बनता है? एक समूह बनता है। दूसरा है संघ। संघ अर्थात संगठन, या जहाँ पर सभाओं का आयोजन किया जाता है उसको संघ कहा जाता है। बहुत से जो लोग मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। देखिए ये जो वज्जी संघ था, वज्जी संघ का यह वर्णन दिग्निकाय। दिग्निकाय क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है दिग्निकाय, इससे लिया गया है। दिग्निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जिसमें किसके व्याख्यान दिए गए हैं? बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीबन 2300 साल पहले, 2300 साल पहले लिखा गया था। देखिए वास्तव में महात्मा बुद्ध की भाषाओं को बहुत बाद में लिखा गया, उस समय इनको नहीं लिखा गया था। अजातशत्रु या अजातशत्रु ये वज्जी संघ के ही अधीन शासक थे भाई। अजातशत्रु जिस वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। अजातशत्रु कहाँ का था? मगध का शासक, जो कि वज्जी के ऊपर आक्रमण करना चाहता था। क्यों करना चाहता था? क्योंकि उन्होंने अपनी मंत्री, उनका मंत्री कौन था? वशुकार। अजातशत्रु का मंत्री कौन था? वशुकार। वशुकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेज दिया था। किसने? अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशुकार को बुद्ध के पास भेजा था। और अजातशत्रु के समय ही क्या होती है? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है और वशुकार उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? बुद्ध ने क्या पूछा? बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी में सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा क्या उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक ये जो है सिस्टम चलता रहेगा। कब तक? वे पूर्ण और नियमित भाषाएं सभाएं करते रहेंगे। यानी लगातार यदि नियमित रूप से उनमें सभाएं होती रहेंगी तो ये वज्जी संघ जो है ये क्या करेगा? उन्नति करेगा। आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, ये उन्नति करेगा। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, वज्जी संघ
उन्नति करेगा। बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे तो वज्य संघ क्या करेगा, उन्नति करेगा। तो ये सारी बातें वशुकार जो कि महामंत्री थे अजातशत्रु के, उन्होंने बुद्ध से ये डिस्कस की थी, सलाह मशविरा लेने के लिए इनको भेजा था। वज्य महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। चैत्य क्या होते हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो पूजा स्थल हैं उनको चैत्य कहा जाता है। विभिन्न मतवावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाएंगे। तब तक वज्य संघ जो है वो उन्नति करता रहेगा। वज्य संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था, तो इसमें क्या है, वज्य संघ में गण व्यवस्था थी, संघ व्यवस्था थी। ठीक है, तो देखिए इसके बहुत से कई शक्तिशाली राजा हुए थे संघों के। देखिए इन संघों को जीतना चाहते थे बहुत कई शक्तिशाली राजा। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, जिनके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। किनके बारे में, गुप्त शासकों के बारे में, जिसमें चंद्रगुप्त आ जाएगा, समुद्रगुप्त आ जाएगा। ठीक है, ये सभी शासक जो हैं उसके दौरान आएंगे आपके। अब देखिए अन्यत्र के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अन्यत्र में अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढिए। एथेंस कौन सा शहर है, एथेंस जहाँ पर 1896 के अंदर पहले ओलंपिक का आयोजन किया गया था। आजकल क्या चल रहे हैं, आजकल ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, 2020 ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं जापान के टोक्यो शहर में। जापान के टोक्यो शहर में आजकल क्या चल रहे हैं, जो अपने ओलंपिक गेम्स हैं वो चल रहे हैं। और भारतीय खिलाड़ी भी अपने जो है जो आजमाइश वहाँ पर कर रहे हैं, अपनी फतह का फहरा रहे हैं। तो एथेंस जहाँ से ओलंपिक की कहानी शुरू होती है, यूनान का एक शहर, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। वो शासन व्यवस्था क्या थी, प्रजातंत्र, या जिसको हम गणतंत्र भी कहते हैं। ये शासन व्यवस्था विश्व को यूनान की देन है, यूनान या एथेंस की देन हम बता सकते हैं इसको। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। यूनान के अंदर यह व्यवस्था कितने वर्षों तक चली, लगभग 200 वर्षों तक ये व्यवस्था चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यानी कि कौन लोग इसमें चुनाव में भाग लेते थे, जिनकी आयु 30 वर्ष या इससे अधिक थी और जो पूर्ण रूप से स्वच्छंद थे, आज़ाद थे। यानी यहाँ पर भी दासों को चुनाव करने का अधिकार नहीं था। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। साल भर में कम से कम 40 बार, इनमें से महीने में कम से कम 3 बार तो उसका आयोजन होता था। किसी किसी महीने में वो 4 बार भी बुला ली जाती थी। तो सभा के क्या क्या काम होते थे, इस सभा में क्या होता था, नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों के द्वारा की जाती थी, यानी लॉटरी निकाले जाते थे। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना के अंदर सेवा देना अनिवार्य होता था। यानी उस देश के अंदर, एथेंस के अंदर रहने वाले सभी नागरिक जो हैं वो एक तरह से सैनिक का काम करते थे। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला हुआ था, वो सिटीजन नहीं थी। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं थे। यानी एक तरह से उनको भी विदेशी की ही श्रेणी में रखा जाता था, वो वहाँ के नागरिक नहीं थे। वहाँ के जितने भी नागरिक थे उनको एक तरह से सैनिक सेवाएं देनी पड़ती थी। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक के अधिकार प्राप्त नहीं थे। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा, दासों को, महिलाओं को, कामगारों को, इनको विभिन्न सभाओं में हिस्सा लेने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ये था अपना एथेंस शहर। तो क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र आपको लगता है? एथेंस के अंदर वास्तव में जनतंत्र नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, राइट टू वोट नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने ये अपना जो 5वां चैप्टर है वो पूरा किया। इसके सभी जो इंटरनल क्वेश्चन बन सकते थे, आंतरिक क्वेश्चन बनते थे,
वो उनके बारे में हमने डिस्कस किया, इम्पोर्टेंट बातें जो थी उनके बारे में डिस्कस किया। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर जो है इससे संबंधित है, हमने देखा कि बौद्ध धर्म से संबंधित वो चैप्टर रहेगा, महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा जहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी बच्चे जो वीडियो को देखते हैं वो लाइक करें, और जो नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों के अंदर भी इसको शेयर करें। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।